नमस्ते दोस्तों, आज़ाद वनिक सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 अगस्त की जो है करंट अफेयर की क्लास हम लेके आए हैं। ये क्लास 2 दिन डिले हो गई थी रक्षाबंधन के कारण, तो सबसे पहले आप सबको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भले ही हमारी क्लास ये डिले आई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पे हमने हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है कि राजस्थान के सभी समाचार पत्र, सभी संस्करण जो है वहाँ से एक एक मोती जिस तरह से चुना जाता है, वैसे ही एक एक क्वेश्चन को चुना है आपके लिए और बेहतरीन 15 क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण निम्नलिखित में से किन स्थानों पर किया जाएगा? ये क्वेश्चन हमने सुजस ई बुलेटिन से लिया है 8 अगस्त का। तो पहला ऑप्शन है कोकस जयपुर, दूसरा है जामडोली जयपुर, तीसरा है सांगानेर और चौथा है कानोता। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है जामडोली। ये देखिए, सुजस ई बुलेटिन की हमने कटिंग यहाँ दिखाई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी इसमें आपको दिख रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जामडोली जयपुर में 200 करोड़ की लागत से स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कौन सा कथन इस संदर्भ में असत्य है? कई बार एग्जाम्स में आप ये ट्रेंड अब देखेंगे कि वो असत्य कथन आपसे पूछ रहे हैं, कई बार सत्य कथन पूछ रहे हैं। तो आप प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें, ये भी हमने सुजस से लिया है। तो पहला कथन है, राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगों को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए समान अवसर नीति 2025 लाई गई है। दूसरा कथन है, दिव्यांग गर्भवती महिला को प्रथम संतान के जन्म के अवसर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तीसरा कथन है, राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति को जो पेंशन दी जाती है उसे बढ़ा के अब 1250 रुपए कर दिया गया है। और चौथा कथन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें बताना है असत्य कथन कौन सा है इसमें से। तो इसमें देखते हैं, इसका सही उत्तर जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो तीनों कथन है वो सत्य है। चाहे वो 1250 रुपए की जो पेंशन है वो वाला कथन भी इसमें सत्य था, और बाकी सब भी आपको यहाँ पर न्यूज कटिंग में दिख ही रहे हैं। ठीक है, समान अवसर नीति भी इसमें लाई गई है, और 6,500 रुपए जो है वो प्रथम संतान के अवसर पर जो है पहले दिए जाते थे, उसको बढ़ा के अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अब क्यों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार के द्वारा 8 अगस्त को लिए गए निर्णय, 8 अगस्त को एक निर्णय लिया गया था, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि 8 अगस्त को जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार कितने श्रमिकों तक के नियोजन पर, मतलब कितने लोगों को अगर हम जॉब दें तो ऐसे संस्थानों पर दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकरण से छूट जो है मिलेगी। मतलब एक एक्ट है जिसका नाम है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 है, इसके तहत पंजीकरण से छूट मिल जाएगी कितने कर्मचारियों के नियोजन तक। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा है ऑप्शन 25। तो सही उत्तर इसका जो है वो है 10 श्रमिक। ठीक है, प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका अर्थ क्या हुआ? व्यवसाय करने के लिए हम क्यों ना माहौल को जो है या जितने भी कानूनी प्रक्रिया है उनको हम फ्रेंडली बनाए बिजनेसमैन के प्रति। इसको लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राज्य के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस शुरू हो सके, उसको लेके राजस्थान सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। तो ऐसे में 10 श्रमिकों तक के नियोजन पर संस्थानों को दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958, ये भी पूछ सकते हैं कि दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम कब आया था? ये 1958 में आया था। कितने श्रमिकों के नियोजन की छूट मिलेगी? तो 10 श्रमिकों तक के नियोजन पर हमें पंजीकरण से छूट मिलेगी अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उससे पहले इसकी व्याख्या में थोड़ा सा और है। इस छूट से छोटी दुकानों व वाणिज्यिक संस्थानों को व्यापार करने में सहूलियत मिलेगी। ये न्यूज कटिंग की सुजस की हमने इसमें दिखाई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश की जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है उसमें बायो सीएनजी प्लांट लगाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। कौन सा कथन है इस संदर्भ में सत्य है? ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सत्य है। ये भी सुजस से लिया गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है, मंडी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली सब्जी व फलों के 100 टन अपशिष्ट, एक टन में 1000 किलो होता है, तो 100 टन अपशिष्ट का निपटान कर 5 टन कंपोस्ट व बायो सीएनजी का जो है निर्माण हो सकेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है इसका, इस परियोजना निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, इस परियोजना की संपूर्ण लागत भारत सरकार के उपक्रम वेबकोस लिमिटेड के द्वारा वहन की जाएगी। चौथा ऑप्शन, ये प्लांट 10 वर्ष तक वेबकोस के द्वारा संचालित होगा और उसके बाद इसका संचालन मंडी समिति के द्वारा किया जाएगा। तो हमें देखना था कौन सा कथन जो है इस संदर्भ के अंदर जो है असत्य है। तो इस परियोजना का निर्माण मुहाना मंडी में पीपीपी मॉडल पे जो किया जाएगा, न कि भारत सरकार के द्वारा। इस कारण से ये जो ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों कथन सत्य है कि इसमें जो कंपोस्ट का जो होगा और निर्माण भी होगा, बाद में वेबकोस्ट जो है वो इसको मंडी समिति को दे देगा। और ये देखिए पूरी हमने कटिंग भी लगाई है, ये हमने सुजस की ई बुलेटिन की कटिंग है। अगला जो है इसकी व्याख्या के अंदर चलते हैं। बायो सीएनजी क्या है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस जो होती है वह स्वच्छ व नवीकरणीय ईंधन है, जो जैविक कचरा जितना भी होता है जैसे गोबर, कृषि के अवशेष, खाद्य के अवशेष, सीवेज, कीचड़, इन सब से उत्पादित जो बायोगैस होती है उसको शुद्ध करके उच्च दाब में संपीड़ित करके तैयार किया जाता है। मिथेन जो होता है CH3 का फॉर्मूला होता है, तो मिथेन जो होती है उसका जो है
92 से 98% जो है इसकी मात्रा होती है। ये प्राकृतिक सीएनजी के समान या उससे बेहतर ऊर्जा क्षमता रखती है और ये ईंधन बहुत जगह काम आने वाला है। जैसे अभी हमारे जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, वैसे ही वाहनों में, खाना पकानों में, बिजली उत्पादन में इसका उपयोग होगा। प्रदूषण भी इससे कम होगा। और आप जान ही रहे हैं इन दिनों जो अमेरिका से हमारा ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ लगाया जा रहा है, ऐसे में तेल के आयात को लेके भी हम जो है निर्भर हैं विदेशी देशों पे, कई सारों पे। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा जो है निर्भरता उन देशों पे घटेगी। पांचवा क्वेश्चन है राज्य सरकार के द्वारा। अब देखिए कथन कारण का क्वेश्चन भी हमने बनाया, बड़ा कठिन होता है हमारी टीम के लिए इन क्वेश्चंस को बनाना, फिर भी टीम ने मेहनत की है। तो इसके अंदर है कि राज्य सरकार के द्वारा, पहला कथन पढ़िए, राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट रूम, जेल, हॉस्पिटल, फोरेंसिक लैब व सरकारी जो है कार्यालयों में प्राथमिकता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। कारण जो है इसका, नवीन आपराधिक कानूनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो गवाह है उनके साक्ष्य लेने के प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि कथन और कारण में से कौन सा इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं इसके ओर। तो कथन व कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन को बहुत बारीकी से हमने बनाया, आप पढ़िएगा ढंग से कि कथन कारण क्या दोनों सही थे और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है क्या। कथन कारण दोनों जो है सही है और जो है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, और कथन गलत है, कारण सही। ठीक है। तो हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है फर्स्ट, जो नवीन जो आपराधिक कानून थे, तीन अभी जो हमारे देश में आपराधिक कानून जो नए आए हैं, भारतीय न्यायिक संहिता जिसको बीएनएस बोलते हैं शॉर्ट में, तो बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गवाह के साक्ष्य लेने के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। आप समझिएगा, पहले गवाही को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है सही नहीं मानते थे, तो अब ये कहा गया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी गवाही दे सकते हैं। इसलिए जो है इस कानून के तहत अब राजस्थान की हमारे राज्य की इच्छा थी, क्यों ना वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करके पूरे देश में इन कानूनों के क्रियान्वयन में हम पहले स्थान पे आ जाएं। इस कारण से सभी जगह हमें लगाया जा रहा है। तो कथन जो है वो भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि हम इस कानून के क्रियान्वयन को अच्छा करना चाह रहे हैं। इस कारण से मैं हर जगह जो राजस्थान सरकार जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। आजाद पर्सन हम बोलते हैं इसको। तो प्रतापनगर स्थित कोचिंग हब को किस संस्थान के विस्तार परिसर के रूप में जो जाना जाएगा या परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो प्रतापनगर जयपुर में है, यहाँ कोचिंग हब बना है, उसे किस संस्थान के विस्तार परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है आईआईएम उदयपुर। अब देखिए राजस्थान में आईआईएम कहां है, तो बोले उदयपुर में। उसके बाद एम्स कहां है, जोधपुर में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है, अजमेर में। और आईआईटी कहां है, जोधपुर में। देखिए चार क्वेश्चन तो यहीं से फंस रहे हैं आपके, इनको याद कर लीजिएगा। एमबी होता है आईआईएम के माध्यम से, ये कहां पर है, ये उदयपुर के अंदर है। एम्स कहां है, जोधपुर के अंदर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है, अजमेर में। और आईआईटी कहां पे है, जोधपुर में। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, चार, आईआईटी जोधपुर। प्रतापनगर स्थित कोचिंग हब को आईआईटी जोधपुर के विस्तार परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा और आईआईटी को ये कोचिंग हब जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। ये न्यूज कटिंग दैनिक भास्कर की है, आप देख सकते हैं पूरा इसमें आदेश जो था और जो न्यूज आई है वो पूरी इसमें दी गई है। सातवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की फेम योजना, एफएमई, फेम योजना के तहत प्रदेश को कितनी इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली है। फेम योजना भी आपको भी बताई जाएगी। सातवां क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक बसें, ऐसी बसें जिनके अंदर ईंधन के रूप में हम विद्युत को जो है उपयोग में लेंगे, ना कि पेट्रोल डीजल के। तो 650 बसें, 675, 675, 700 या 725। तो सही उत्तर जो है वो है दो। केंद्र सरकार की फेम योजना का पूरा नाम है फास्टर एडोप्शन। एफ का हो गया फास्टर, ए का एडोप्शन, एम का मैन्युफैक्चरिंग और ई का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फास्टर अडोप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, यानी भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण का प्रोत्साहन, इस योजना का ये नाम है। और ये योजना राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन NEMMP के तहत शुरू की गई थी। देखिए कितने क्वेश्चन हमारी स्लाइड से फंस रहे हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना, उसकी व्याख्या को भी याद करना। आप स्क्रीनशॉट इनके खींच सकते हैं, अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित रखें। बाकी जल्दी हम इसके बुक भी लेके आने वाले हैं और पीडीएफ भी हम हमारे ऐप पे आपको उपलब्ध कराएंगे इसकी। ठीक है। तो अगले बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसके फेज 1 के तहत प्रदेश को 675 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली है। मैंने कहा था ना ऑप्शन 2, तो 675 जो है वो आपको बसें मिलने वाली है इसके तहत। इनमें से 150 का संचालन कहां किया जाएगा, जयपुर के अंदर। बाकी बाकी अन्य शहरों में, अजमेर है, अलवर है ना, बीकानेर, जोधपुर, उन शहरों में इसका किया जाएगा। जयपुर के अलावा सभी बड़े जिला मुख्यालय पर इन बसों का संचालन होगा। इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ 300 सीएनजी बसें भी प्रदेश को मिलेगी। ठीक है। सीएनजी कंप्रेस्ड जो है नेचुरल गैस। ठीक है। तो सीएनजी बसें भी जो है प्रदेश को मिलने वाली है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो बढ़ेगी, सार्वजनिक परिवहन जो है लोग ज्यादा यूज करेंगे बसों की संख्या बढ़ने से। दूसरी तरफ प्रदूषण भी कम होगा इससे। ठीक है। आठवां क्वेश्चन,
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, फिर से योजनाओं पे। और मैंने पिछली स्लाइड में भी, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि योजनाओं पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछें, क्योंकि अगर आप इंडिया जी के पढ़ रहे हो चाहे राजस्थान जी के पढ़ रहे हो, आजकल आपने एक ट्रेंड देखा होगा एग्जाम्स में कि करंट के ऊपर भी, करंट के अंदर भी योजनाओं पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, इसके अंतर्गत महिला किसानों को लाभ दिया जाता है। राजस्थान में इस योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। देखिएगा असत्य कथन कहां से क्वेश्चन लिया है, दैनिक भास्कर का एक क्वेश्चन है। योजना के तहत प्रत्येक महिला किसान के खाते में 6,000 रुपए सालाना जो है राशि ट्रांसफर की जाती है। कितनी राशि ट्रांसफर की जाती है? 6,000। योजना की 19वीं किस्त अभी तक जारी हो चुकी है। तो यहां तक जारी होने तक राज्य की कितनी महिला किसानों को लाभ मिला है? तो 24.18 लाख। राज्य में अब तक महिला किसानों खातों में 597 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। और राजस्थान इस योजना का लाभ लेने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, और सही उत्तर है इसका, असत्य कथन हमें चुनना था, तो वो है राजस्थान पहले स्थान पे नहीं है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है, बाकी सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो 24.18 लाख महिलाओं को 597 करोड़ का अब तक लाभ मिला है और सालाना 6,000 रुपए इसमें आते हैं। ये देखिए न्यूज कटिंग भी हमने दी है आपको, ताकि आप लोग हमारे जो स्लाइड्स है, हमारे जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पूरा आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि हमने ऑथेंटिक सोर्स सुजस ई बुलेटिन, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और इनके भी सारे संस्करण इसमें लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मन से कुछ क्वेश्चन कहीं से बना दिए कट कॉपी पेस्ट करके, एक एक क्वेश्चन मौलिक रूप से बनाया गया, वो भी न्यूज कटिंग के साथ। अगला, नेवठा बांध जो है हाल ही में सुर्खियों में रहा है, ये किस जिले में अवस्थित है? दैनिक भास्कर 9 अगस्त की न्यूज थी। उदयपुर, पाली, जयपुर और टोंक। तो सही उत्तर इसका जो है वो है जयपुर। नेवठा बांध जयपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बांध है। ये सिंचाई व जलापूर्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। ये बांध चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जहरीली जो है पानी इसमें फैक्ट्री के द्वारा जो है छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे कार्रवाई वगैरह की गई थी। न्यूज की कटिंग में जेडीए जो है हमारा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, उसके तहत ये न्यूज बनी। 10वां क्वेश्चन, राज्य में, ये देखिए फिर से स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे, इसकी स्लाइड का स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। राज्य में कितने से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा? प्रश्न ढंग से पढ़िएगा कि मतदान केंद्रों का पुनर्गठन हो रहा है किस आधार पे? कि मतदाताओं की संख्या के आधार पे। तो कितनी संख्या है ऐसी है जिसको क्रॉस करते मतदान केंद्र का जो पुनर्गठन हो जाएगा? 1,000, 1100, 1200 और 1300। तो सही उत्तर है 3, 1200। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने 8 अगस्त को सभी जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1200 से अधिक मतदाता जहां पर है ऐसे मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाए। उस केंद्र पे 1200 से अधिक मतदाता होने पे क्या किया जाएगा कि समीपस्थ मतदान केंद्र पे या तो हम समायोजन कर दें, जैसे मान लीजिए किसी केंद्र में 1300 मतदाता है तो 100 मतदाता वहां से किसी और केंद्र पे डाल दीजिए, या फिर मतदान केंद्र का विभाजन कर दो। अगर संख्या ज्यादा है, मान लीजिए 2200 वहां पे है, तो 1200 का एक केंद्र बना दो और 1000 का एक केंद्र बना दो। इसका उद्देश्य क्या है? चुनाव को बहुत अच्छे से जो है फेयर तरीके से करवाना। अनुच्छेद 324 जो है वो ये कहता है कि चुनाव का नियंत्रण, संचालन और पर्यवेक्षण कौन करेगा? भारत चुनाव आयोग। और आयोग अपने इन कार्यों को राज्यों में संचालित करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये न्यूज कटिंग भी दैनिक भास्कर यहाँ दिखाई गई है आपको। ये अधिकारी संबंधित राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा चुनावों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम हमारा जो है 1950, उसकी धारा 13A में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जिसे चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये नियुक्ति आमतौर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से की जाती है। और इस वक्त हमारे जो राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो है नवीन महाजन। ये राज्य सरकार के कर्मचारी होते हुए भी चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं, और इनको राज्य सरकार जो है तबादला नहीं कर सकती है चुनाव आयोग की अनुमति के बिना। ठीक है, तो हमने निर्वाचन अधिकारी के बारे में जाना कि अभी इस वक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन है। अनुच्छेद 324 क्या बोल रहा है, और कितने केंद्र के ऊपर जो है, केंद्र पे कितने से अधिक संख्या होने पर जो है मतदान केंद्र का पुनर्गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको। सरिस्का, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में आपने सबने सुना होगा, अलवर जिले में है। तो सरिस्का के टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। इससे क्या लाभ नहीं होगा? मतलब 3 लाभ तो होंगे, एक लाभ नहीं होगा, वो पकड़ना है आपको। तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज थी। बाघों के टेरिटरी विवाद कम हो सकेंगे। दूसरा, नया नेशनल हाईवे यहां से आसानी से गुजर सकेगा। तीसरा, मानव वन्य जीवन जो संघर्ष है वो कम हो सकेगा। और चौथा, बाघों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों का आवास संरक्षण भी इससे हो सकेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन, और हमें पकड़ना है क्या लाभ इससे नहीं होगा। तो इसमें से जो है 2 उत्तर जो है वो सही है। नया नेशनल हाईवे यहां से जो है निकलने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। बाकी तीनों लाभ जो है वो इससे मिलेंगे। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को हम बढ़ाते हैं तो, जिसे कहा टेरिटरी विवाद कम होंगे। ये क्या होता है? बाघों को रहने के लिए एक फिक्स क्षेत्र चाहिए होता है 40 से 50 वर्ग किलोमीटर। अगर वो नहीं मिलता तो बाघ आपस में लड़ते हैं, इससे उनकी कहीं के डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, टेरिटरी अगर हम इसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को नहीं बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा? बाघ बाहर निकलेंगे और मानवों के साथ उनका संघर्ष बढ़ेगा। और हमेशा आप याद रखिएगा
कि सबसे बड़ी जाति है वहां पे टाइगर, लेकिन उसके अलावा अन्य जीव भी तो उस टाइगर रिजर्व में रह रहे हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि उन वन्य जीवों का भी संरक्षण इससे हो सकेगा। तो जानते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है? तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसके तहत टाइगर रिजर्व का वह हिस्सा है जिसे अति महत्वपूर्ण बाघ आवास माना गया है या मानवीय हस्तक्षेप गतिविधि को न्यूनतम रखा जाता है, ताकि बाघ और जो अन्य उसकी जो शिकार प्रजातियां हैं वो क्या रहे, सुरक्षित रहे यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहां पर है? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो अजमेर में है। इसमें प्रिंसिपल के पद पे किन्हें नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कर्नल रितु छेत्री पहला ऑप्शन, कर्नल अलीजा बानो, मेजर शेफाली चौहान और मेजर मानसी सैनी। इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही उत्तर है कर्नल रितु छेत्री। कर्नल रितु छेत्री को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब किसी महिला सैन्य अधिकारी को यह दायित्व दिया गया है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहां पर है? हमारे राजस्थान में, अजमेर में। और अजमेर के साथ साथ एक शहर एक और जहां पर है, तो वह है धौलपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बाड़ी नदी के बहाव क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र में सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। ये नदी किस जिले में बहती है? आजकल एक और ट्रेंड है कि जो फेमस नदियां राजस्थान में उनसे तो क्वेश्चन बनते थे। आजकल ऐसी बरसाती नदी, छोटी नदी जो सिर्फ कुछ समय के लिए चर्चा में आती है, उनपे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो सुमिलित के रूप में पूछे या नदियों की सहायक नदियों के रूप में पूछे। तो आपको ध्यान रखना है कि बाड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र में सर्वे के निर्देश दिए गए थे। ये नदी किस जिले में बहती है? तो पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा टोंक और चौथा भीलवाड़ा। तो सही उत्तर है इसका अजमेर। बाड़ी नदी की शुरुआत आना सागर झील से होती है, ये न्यूज की कटिंग में हमने दिखाई है। वर्षा या जल भराव में झील से एक चैनल के रूप में नदी निकलती है, नाले के रूप में निकलती है और आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति इससे होती है। इसके प्रभाव या बहाव क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण हो चुका था, इसी के सर्वे के निर्देश दिए गए थे, इस कारण से न्यूज में चर्चा में आई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देवेंद्र झाझड़िया 10 से 15 अगस्त तक होने वाली एशियन पैरालंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जा रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित होगी? देवेंद्र झाझड़िया हैं, कब तक भाग लेंगे? 10 से 15 अगस्त तक लेंगे। कहां भाग लेने जा रहे हैं? एशियन पैरालंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस में। तो इसका सही ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन वो है बीजिंग, टोक्यो, तीसरा ऑप्शन तेहरान और चौथा अस्ताना। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है अस्ताना। अस्ताना कहां है? कजाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा, अस्ताना कहां है? कजाकिस्तान में। कब तक होगी कॉन्फ्रेंस? 10 से 15 अगस्त। और क्या नाम है इस कॉन्फ्रेंस का? एशियन पैरालंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस। इसमें भारत की तरफ से देवेंद्र झाझड़िया क्यों भाग ले रहे हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया के पास पद है इस वक्त पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है और यहाँ पे ये भारत का विजन प्रस्तुत करेंगे। कौन है देवेंद्र झाझड़िया? तो चूरू जिले के निवासी है देवेंद्र। इन्होंने एथेंस और रियो पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीत के जो है देश का नाम रोशन किया था, है ना। इस कारण से इनको जो बड़े बड़े हमने जो सम्मान हुए दिखाए हैं कि इन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, साथ ही पद्म जो है भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। कहीं ना कहीं क्वेश्चन देवेंद्र झाझड़िया पे हमेशा एग्जाम्स में आता रहता है। इनकी इतनी उपलब्धियां हैं कि राजस्थान के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। 15वां क्वेश्चन आज का। वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा कोलंबो में आयोजित विश्व जूनियर इंटरनेशनल सीरीज में किसने रजत पदक जीतकर प्रदेश को गौरव दिलवाया है? सुरजीत सिंह। ऑप्शन देखिए, आप बहुत नजदीक हमने रखे ताकि आप लोग कंफ्यूजन हो और आपकी याददाश्त जो बहुत अच्छी हो सके। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जंगजीत सिंह, मनजीत सिंह और दिलजीत सिंह। तो उत्तर है 2। सीकर जिले के दूलेपुरा गांव के निवासी जंगजीत सिंह ने वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा कोलंबो में आयोजित विश्व जूनियर इंटरनेशनल सीरीज में रजत पदक जीतकर प्रदेश को गौरव दिलवाया है। तो राजस्थान के जो प्रत्येक गांव कस्बों से आजकल ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो कि देश विदेश में हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और ये उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्स के लिए भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जंगजीत सिंह का ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आई होगी। हमारी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है कि आप सबके लिए अच्छा कंटेंट बना सकें। जिस तरह अजमेर पब्लिकेशन अपनी आज़ाद वाल्मीकि सीरीज के लिए जाना जाता है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए हमारा कंटेंट बच्चों को बहुत पसंद आता है, वैसे ही हमारे करंट अफेयर की जो क्लासेज हैं ये सब भी आप सबके लिए परीक्षा में निर्णायक साबित होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। हमारे मॉडल पेपर्स भी अलग अलग परीक्षाओं के लिए बाजार में आ रहे हैं, आप सब उनकी भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आप हमसे और क्या वीडियो में सुधार चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।